बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज आपने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को समर्थन देने के लिए मुझे एक अवसर दिया है बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, अभी चुनाव के परिणाम आए और जब चुनाव के परिणाम आने लगे तो हम सबके सामने एक ऐतिहासिक दृश्य हम सबको नजर आया। और वो क्या था? वो ऐतिहासिक दृश्य वो ऐसा था कि जो हम लोगों ने भारत में कभी देखा ही नहीं था, वो हमको नजर आया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और साहसिक और कुशल नेतृत्व के कारण छठे बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और हम लोगों ने इतिहास रचा। और मैं इस चुनावी परिणाम के बारे में, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज भारत में सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास का अगर कहीं भी उदाहरण है, नीतियां बनाने का कहीं कोई भी उदाहरण है, कुशल बजट रखने का कहीं कोई भी उदाहरण है, तो वो गुजरात में है, जहां हमारी डबल इंजन की सरकार चली है। और अब वही कुशल नीति, वही नेतृत्व अब भारत को भी मिल रहा है और इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में वो नजर आ रहा है। और वही जो हमें सफलता गुजरात में मिली है, वही सफलता मुझे पूरा विश्वास है और मुझे लगता है माननीय सदस्य भी मेरे साथ इसमें सहमत होंगे कि जो सफलता हमें गुजरात में मिलती है ये चुनावी परिणाम में, वो हमको भारत में भी मिलती आएगी, क्योंकि वही कुशलता, वही जनहित, वही सार्वजनिक सोच के साथ हम लोग ऐसे बजट बनाते हैं। इस बजट में 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिसपे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो हम लोगों ने खर्चे बढ़ाए और कई वक्ताओं ने इसके बारे में कहा है कि जो खर्चे थे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी में 1 लाख करोड़ और हम लोगों ने खर्च किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हम लोगों ने 80,000 करोड़ और खर्च किया, हम लोगों ने एलपीजी सब्सिडी में और पैसे दिए, हम लोगों ने रेलवेज में निवेश दिया, हमने नरेगा में पैसा दिया। ये सब जो खर्चे थे वो इसलिए थे क्योंकि विश्व में एक माहौल पैदा हुआ, विश्व में एक उथल पुथल हुआ, जहां हम लोगों को अपनी जनता को सुरक्षित रखना था, महंगाई पे अंकुश लगाना था और साथ साथ विकास में और उत्पादन की बढ़ोतरी में हम लोगों को पूरी तरीके से प्रोत्साहन देना था। और ये हम लोगों ने अपनी नीतियों के द्वारा और इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा हम लोगों ने किया है, महंगाई पे अंकुश लगाया है और विकास के लिए और ग्रोथ के लिए जो हम लोगों को निवेश करना था, जो हम लोगों को राशि देनी थी, वो भी हम लोगों ने इस बजट के द्वारा दिया है। और इस कारण अगर विश्व में अर्थव्यवस्था के नजरिए से आप देखें, अगर कहीं चमकता हुआ सितारा आपको नजर आएगा तो वो भारत ही नजर आएगा। और इसलिए क्योंकि माननीय सभापति महोदय, अगर आप देखें तो विकसित देशों में 40 साल में जो महंगाई का दर नहीं आया था, जहां 2-3% महंगाई का दर होता था, आज का समय 8-10% वहां महंगाई का दर चल रहा है। जहां 3-4% का उनका जीडीपी का ग्रोथ रेट होता था, आज के समय वो 0-1 के कगार पे आ गया है। और दुखद बात तो यह है कि अगर हम अपने पड़ोस में देखें, पाकिस्तान को देखें, श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश को देखें, उनकी जो हालत हो गई उसके बारे में आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं। ये दुनिया की परिस्थितियां, एक इस प्रकार का युद्ध चल रहा है जो लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, इतनी बड़ी एक लड़ाई चल रही है, इतने बड़े वहां जोरों से खर्चे हो रहे हैं और उस पर पूरे वर्ल्ड के ट्रेडिंग सिस्टम पे प्रभाव पड़ रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया। इन परिस्थितियों में, कोविड के बाद, तब भी इस डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा, बजट के द्वारा और कुशल नीतियों के द्वारा हम लोगों ने सब जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो हम लोगों का ग्रोथ रेट हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप आंकड़े को देखें, आज उन सब आंकड़ों में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 आज के समय हम लोगों को माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण हम अपने को पा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने काम किया है। और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर हम लोगों को भारत की नीति को समझना है तो हम इसे कैसे समझें, कौन से ऐसे विशेष जो आपकी नीतियां हैं जिसके द्वारा ये जो चमकता हुआ सितारा जो हमारा भारत बना है, ये कैसे बना है। तो मैं सरलता और लोगों को समझाने के लिए जनसभाओं में कहता हूं कि आप 6x3 यानी आप 6x3 को याद करिए। अगर 3 ऐसे
आप नीतियों को याद रखिएगा, जो जो 3-3 अक्षर के हैं, 3-3 शब्दों के हैं, ऐसे 6 नीति हैं। अगर आप इनको याद रखिएगा तो पूरी हम लोगों की नीतियों को आप समझ जाइएगा। पहला डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके द्वारा चाहे वो जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, या कोई भी हमें सब्सिडी देनी हो, वो हम सीधा लोगों के बैंक के खाते में दे देते हैं बिना किसी दलाली की और बिचौली की। डीबीटी। दूसरा यूपीआई, मैंने कहा ना कि 3-3 अक्षर के हैं। डीबीटी यूपीआई, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है, एकदम फटाफट आपको पैसे मिल जाते हैं। आप आज घूमने जाएं, आपको सब्जी वाला नजर आएगा वो यूपीआई का उपयोग कर रहा है, आपको दुकानदार नजर आएगा यूपीआई का उपयोग कर रहा है, आपको टैक्सी वाला दिखेगा वो यूपीआई का उपयोग कर रहा है। हमने फ्रिक्शन अपनी अर्थव्यवस्था में काफी कम कर दिए यूपीआई के द्वारा। तीसरा जीएसटी। अभी निशिकांत जी बता रहे थे कि अपेक्षा थी कि जीएसटी में 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ आएगा, लेकिन इस कुशलता से हम लोगों ने इसको अमल किया है, इसको निरंतर हम लोग बेहतर बनाते चले गए हैं कि आज 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़ तक हम लोगों का रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। ये जीएसटी का हम लोगों का फायदा हुआ है। फिर आगे हम लोग आते हैं एक और नीति पे, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसके द्वारा जो कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं, जो कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं, एनपीए होती हैं, उनके एसेट्स हम लोग लेकर उनको फिर रीपर्पस करके अच्छी तरीके से उनको हम लोग चला सकते हैं। और इसका मैं कई आपको उदाहरण दे सकता हूं। इलेक्ट्रो स्टील का प्लांट ही है हमारे बोकारो में, जिसको वेदांता ने लेकर आज फिर नए सिरे से चला दिया है। तो ये आईबीसी के कारण ये एसेट्स का जो हम लोगों ने पूरी तरीके से रिफर्बिशमेंट कराया है, ये भी अनोखी एक बात है। फिर मैं 5वीं बात पे आता हूं, AIL, एयर इंडिया लिमिटेड। इस पे भी चर्चा हुई थी, माननीय शशि थरूर जी ने इसके बारे में कहा, माननीय निशिकांत जी ने भी इसके बारे में कहा। मैं सिर्फ आप लोगों का इस पे एक महत्वपूर्ण निवेश के बारे में बताना चाहता हूं। कल ही अगर आपने अखबार में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि एयर इंडिया अब टाटा ने जिसने ले ली है, उसमें 500 प्लेन का एयर इंडिया कह रहा है वो ऑर्डर करेगा। 500 प्लेन में आपको नैरो बॉडीज भी मिलेंगे, वाइड बॉडीज भी मिलेंगे। ये निवेश हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया, एयर इंडिया टाटा के पास गया, टाटा अब निवेश कर रहा है। इसमें रोजगार का भी सृजन होगा, इसमें निवेश भी होगा, और दूर दूर तक अगर आपको जहां भी जाना होगा विमान सेवा आपको मिल जाएगी। ये भी हम लोगों ने एविएशन में एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के द्वारा हम लोगों ने किया है। ये भी एक 3 अक्षर का शब्द है, AIL, इसको भी आप समझ लीजिए। और अंतिम, और अभी सुरेश जी ने कहा कि उनको चिंता है रोजगार के बारे में, हम सबको चिंता है रोजगार के बारे में। हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो हैं, प्रतिभावान, ऊर्जावान हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को बेहतर से बेहतर रोजगार मिले और उनकी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड क्लास हो, और उनको आगे के समय भी, आज सिर्फ नहीं, आगे के समय भी उनको अच्छे करियर के अपॉर्चुनिटीज मिले। और इसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बढ़िया एक नीति बनाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, और वो है एक और 3 अक्षर का एक मामला, और वो है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में, करीब 15 क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को हम लोगों ने लागू किया है। इसके द्वारा नए नए कारखाने खुल रहे हैं, जो हम लोगों के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, आगे के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जैसे कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जहां सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बारे में मैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊं कि गुजरात में फॉक्सकॉन और वेदांता का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का शायद 1 लाख करोड़ का कारखाना आ रहा है, वो भी PLI के द्वारा आ रहा है। और इसके कारण गुजरात को तो विकास मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम भी अपने देश को, अपनी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के लिए हमें बहुत जरूरत है। अगर हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था होनी है, अगर हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग चाहते हैं, कंप्यूटर हम लोग चाहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं, तो जब तक हम अपने देश में सेमीकंडक्टर्स नहीं बना पाएंगे तो हम आगे विकास नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा 6x3, ये 6 नीतियां हैं, 3-3 अक्षरों वाली। इनको मैं विपक्ष के सब अपने साथियों को मैं कहूंगा, ये कुंजी बना लीजिए, इनको लिख लीजिए। जब भी आप भूल जाएं कि विकास क्या हो रहा है तो इस कुंजी को देख लीजिए। 6x3 सरल एक फॉर्मूला है, उसका उपयोग करिएगा, आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है आप मेरे साथ पूरी तरीके से सहमत भी होंगे कि ये 6x3 का फॉर्मूला जो है बहुत ही कामयाब हुआ है, बहुत सफल हुआ है और बहुत प्रभावशाली हुआ है। तो माननीय सभापति महोदय, अगर हमें विकास को एक सुदृढ़ता देनी है, विकास को एक ऊर्जा देनी है,
तो हमें ऐसे नीतियों को अपनाना पड़ेगा जो ना सिर्फ आज के दिन लेकिन अगले दशकों में भी भारत को आगे ले जा सकते हैं। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम लोग बन ही चुके हैं। अब अनुमान है कि जल्द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएंगे, आगे $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। ये सब बनेगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच भारत की है, और वो जब ये नीतियां बनाते हैं तो वो भारत को एक ताकत देते हैं, भारत को एक शक्ति देते हैं, भारत को एक ऊर्जा देते हैं। और जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ऐसे कुशल नीतियां बना रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। और मैं अपने विपक्ष के साथियों को मैं अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, क्योंकि मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मालूम है, कि ये जो आप लोगों की रेवड़ी की जो नीतियां बन रही हैं, ये भारत को ले डुबाएंगी। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, हम लोग अपने राज्यों को हम लोग स्टेबल रखें, राज्यों में हम लोग अच्छी हम लोग नीतियां बना रहे हैं, वित्तीय परिस्थितियों को संभाले हुए हैं। लेकिन जहां जहां डबल इंजन सरकार नहीं है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, और अब हिमाचल हो, दिल्ली हो, सब जगह चाहे वो रेवड़ी वाला मामला हो, संदेश वाला मामला हो, जलेबी वाला मामला हो, हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता के लिए हम देख रहे हैं कि नीतियां बनाई जा रही हैं। और अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात चली है, इसमें देखिए, आप चाह रहे हैं कि आज आप इससे फायदा लें, आप इसके द्वारा अपने पैसे और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। मैं राज्य की बात कर रहा हूं, लेकिन आप किसका पेट काट के ऐसा कर रहे हैं? आप अपने बच्चों का पेट काट के अपना आज जो है भोजन चला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो देश के बारे में चिंता करे, वो कैसे कर सकता है? लेकिन तब भी सस्ती लोकप्रियता के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप लोग ऐसे ऐसे वादे करते हैं जो देश को बहुत हानिकारक और बहुत ही नष्ट करने वाली ये नीतियां हैं। और आप देख लीजिए, आप हम लोगों के पड़ोस में श्रीलंका का अगर आप उदाहरण देख लें, वहां भी इस प्रकार के कुछ वादे किए गए, वहां भी कुछ ऐसी नीतियां लाई गई, और आज जो श्रीलंका की दुर्दशा है वो हम लोग सब लोग उससे परिचित हैं। तो आप अपने राज्यों को इस प्रकार नष्ट न करें, अपने राज्यों के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आपके राज्य डूबेंगे, आपके राज्यों में ये सब संकट आएगा, तो वो केंद्र सरकार को ही, हम ही लोगों को इसको बचाना पड़ेगा। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि सस्ती लोकप्रियता से आप अपनी गाड़ी को ज्यादा आगे नहीं चला सकेंगे। एक बार आप भले जीत जाएं, लेकिन जब अगली बार आपको जनता का सामना करना पड़ेगा, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और मैं इसका उदाहरण अपने ही राज्य झारखंड के बारे में, मेरे झारखंड के सब यहां साथी बैठे हैं, मैं झारखंड के बारे में बताना चाहता हूं, जहां सस्ती लोकप्रियता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई वादे किए, लेकिन आज एक भी वादा वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो निवेश का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। क्योंकि जब आपकी नीतियां ही नहीं ठीक है, जब आपकी सोच ही भ्रष्ट है, तो आप जनता को कैसे आप लाभ दिलवा सकते हैं? हमारी क्षेत्र हजारीबाग में मैं आपको बता दूं कि कई जगह हम लोगों को रेलवे ओवरब्रिज बनाना है, टोकी सूद में बनाना है, कुर्से में बनाना है। जहां जहां रेलवे ओवरब्रिज बनाना है, वहां राज्य सरकार को भी योगदान देना होता है, राज्य सरकार को भी भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार जो सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है, जो सिर्फ बेईमानी में लगी हुई है, वो राज्य सरकार इस प्रकार के विकास के काम कर ही नहीं पा रही है। और जनता की आज जो दुर्दशा है, वो झारखंड में मेरे सब यहां साथी हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बगल में बैठे हुए माननीय जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युत बरन महतो जी हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। विद्युत जी के हम लोग जमशेदपुर में दालबुंगड़ में जाकर हम लोगों ने हवाई अड्डे का शिलान्यास किया, हम लोगों ने हजारीबाग में शिलान्यास किया हवाई अड्डे का। इसमें राज्य सरकार की भी योगदान जरूरी है, चाहे वो फॉरेस्ट का एनओसी हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण हो। लेकिन जब आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के बारे में सोचते हैं, आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, आप देश के बारे में नहीं सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। और मैं अभी से भविष्यवाणी करूंगा कि झारखंड में यह सरकार किसी भी हालत में वापस नहीं आएगी। लेकिन जहां गुजरात में जहां हम लोगों ने काम करके सही नीतियों के द्वारा कुशल प्रशासन के कारण और जनता के सहयोग के कारण जहां हम लोगों ने सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास हम लोगों ने दिया है साथियों, सस्ती लोकप्रियता नहीं,
हम लोगों ने सही लोकप्रियता वहां पाई है। और एक चुनाव नहीं, 2 चुनाव नहीं, 3 चुनाव नहीं, 5 चुनाव नहीं, 6 चुनाव हम लोग जीते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर लोकतांत्रिक इतिहास विश्व में देखा जाए तो कहीं नहीं आपको दिखेगा कि इतने 27 साल के बाद भी, इतने सालों के बाद भी एक कोई ऐसी सरकार हो जिसका प्रो इनकम्बेंसी इतना हो कि 156 सीट जीते, 85% सीट जीते और इतने बड़ी बहुमत से हम लोग जीते, क्योंकि हम लोग सस्ती लोकप्रियता की ओर नहीं चलते हैं। हम लोग भारत माता को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत माता को मजबूत बनाने के लिए, देश का सर्वांगीण विकास बनाने के लिए हम लोग अपनी नीतियां बनाते हैं। और यही इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में भी आपको जरूर नजर आएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।